हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले 15 दिनों पे जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर करने वाला है, जो कि साइक्लोन का रूप लेने की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है उसमें। उसका अभी का ट्रैक और इंटेंसिटी का फोरकास्ट क्या है और अलग अलग मॉडल्स इसको लेकर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, इस पर ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरा इसके ऊपर ही फोकस इस वीडियो पे हम करने वाले हैं। सो वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे लगातार जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन का फॉर्मेशन को लेकर कंडीशंस लगातार फेवरेबल होते जा रहे हैं। तो 14 अक्टूबर के आसपास दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में जो नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन किया था, ये डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद ये कल तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास में क्रॉस कर चुका है और क्रॉस करने के बाद ये कमज़ोर भी हो चुका है। इसके चलते दक्षिणी भारत में लगातार अच्छी खासी बारिश का एक्टिविटीज़ पिछले 3-4 दिनों से जारी है और ये सिस्टम का अवशेष कमज़ोर होने के बाद इसका अवशेष दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी में जाके एंटर भी कर चुका है। इसके चलते दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी में एक नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर जाएगा। जो पहला सिस्टम अरेबियन सी में बना था, ये ओमान के आसपास जाने के बाद ये कमज़ोर हो चुका है और इसके चलते ओमान पे कई इलाकों में भारी मात्रा में बारिश भी रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन ये जो सिस्टम का अवशेष अरेबियन सी में जाने के बाद ये फिर से एक नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन कल तक दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी के ऊपर करेगा। लेकिन ये सिस्टम भी उसी ओमान या यमन की तरफ ही चला जाएगा। इसका भी भारत के ऊपर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पश्चिमी तट पर इसके चलते कल से लेकर 20 अक्टूबर के दौरान तक कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकता है, बट ज़्यादा कोई खास एक्टिविटीज़ होने की उम्मीद ये नया लो प्रेशर के चलते होने की नहीं है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बहुत ही जल्द एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। उत्तरी अंडमान सी पे एक नया शक्तिशाली लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि साउथ वियतनाम पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक सिस्टम का अवशेष जो कि कम से कम 19 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सी पे एंटर कर सकता है और इसके चलते 20 अक्टूबर के आसपास एक नया लो प्रेशर उत्तरी अंडमान सी के आसपास में फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये ज़्यादा इंटेंसीफाई करके एक चक्रवाती तूफान यानी कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। और साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने के साथ ये भारत की तरफ ही आगे जा सकता है। भारत के पूर्वी तट की तरफ इसका ट्रैक अभी के हिसाब से रह सकता है। इस पर मैं आपको अभी मॉडल का एनालिसिस के साथ जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम मेनली 3 मॉडल्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। पहला है ECMWF का मेन मॉडल, दूसरा है GFS का मॉडल और तीसरा है ECMWF का AI मॉडल। तो सबसे पहले ECMWF का मेन मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि आज है 17 अक्टूबर। अभी फिलहाल दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी में एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन, एक नया सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर चुका है और ये वही बंगाल की खाड़ी का सिस्टम का अवशेष है, जो कि कल दक्षिणी भारत को क्रॉस किया था डिप्रेशन का इंटेंसिटी में। और अभी देखेंगे तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए, ये सिस्टम भी एक लो प्रेशर का इंटेंसिटी हासिल करने के साथ ये भारत के तट से दूर चला जाएगा। मतलब इसका भी कोई ज़्यादा प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर होने का संभावना नहीं है और इसका इंटेंसिफिकेशन भी ज़्यादा होने का संभावना नहीं है। लेकिन देखिए, इस टाइम के दौरान पश्चिमी प्रशांत महासागर वियतनाम से होते हुए एक नया सिस्टम का अवशेष अंडमान सी पे एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, 19 या 20 अक्टूबर के आसपास हम जाएंगे तो देखिए 20 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सी पे एक नया वोर्टेक्स, एक नया सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सिस्टम डायरेक्टली पश्चिमी प्रशांत महासागर से वियतनाम से होते हुए सिस्टम आने की कोशिश कर रहा है और इसका वोर्टिसिटी देखकर ऐसा लग रहा है कि सिस्टम का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। इसको सी ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है और 20 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सी पे इसके चलते एक नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है। और 21 अक्टूबर के आसपास जाएंगे तो देखिए, 21 अक्टूबर के आसपास ये और भी इंटेंसीफाई करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 22 अक्टूबर के आसपास ये एक डिप्रेशन और मे भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ये सिस्टम ले सकता है। इसके साथ 23 अक्टूबर के आसपास देखिए, ये उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश की तरफ ये सिस्टम का ट्रैक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका इंटेंसिटी इसके साथ लगातार भी इंक्रीज होता जाएगा। हालांकि ECMWF अभी इंटेंसिटी को सही से कैप्चर नहीं किया है, बट अभी हम देख सकते हैं कि इसका ट्रैक मोस्टली भारत के पूर्वी तट की तरफ ही रहता हुआ दिखाई दे रहा है और कम से कम 24 अक्टूबर के आसपास तक ये उड़ीसा के आसपास में लैंडफॉल कर सकता है। इसको लेकर ECMWF मॉडल संकेत फिलहाल दे रहा है। एक्चुअली लैंडफॉल
इसका लोकेशन अभी भी स्पष्ट नहीं है, इंटेंसिटी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि सिस्टम जब अंडमान आइलैंड के आसपास में फॉर्मेशन करेगा 20 अक्टूबर के आसपास, तो इसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाएगा और आगे जाने के साथ ये उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ इसका ट्रैक मोस्टली रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअली लैंडफॉल कहाँ पर करेगा, कौन से स्टेट में करेगा और किस इंटेंसिटी में करेगा, इसका अभी भी क्लियरिटी नहीं इसके ऊपर अभी भी आया नहीं है। हालांकि इंटेंसिटी जरूर साइक्लोनिक स्टॉर्म में उससे ज़्यादा होने का संभावना पूरा का पूरा बना हुआ है। तो ECMWF मॉडल के बाद GFS मॉडल को देखेंगे तो GFS मॉडल भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन ही दिखा रहा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक नया सिस्टम का अवशेष उत्तरी अंडमान सी पे 19 अक्टूबर के आसपास एंटर कर सकता है अकॉर्डिंग टू GFS मॉडल, और यह सिस्टम उत्तरी अंडमान सी पे बहुत तेजी से इंटेंसिफाई करना स्टार्ट करेगा और बड़ा साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। मतलब GFS मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि एक बड़ा साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करके ये उत्तरी उड़ीसा के आसपास और वेस्ट बंगाल के आसपास जाके लैंडफॉल कर सकता है। हालांकि GFS मॉडल सारे सिस्टम्स को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई करके पहले दिखाता है, बट एक्चुअली इस सिस्टम का इंटेंसिटी क्या होगा इस पर अभी भी असमंजस जारी है। ट्रैक के ऊपर भी अभी भी क्लैरिटी नहीं आया है पूरी तरीके से। हालांकि पूर्वी भारत में कहीं पर भी इसका ट्रैक रह सकता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नहीं तो वेस्ट बंगाल की तरफ इसका ट्रैक मोस्टली अभी के हिसाब से रहता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले मॉडल्स ऐसा दिखा रहे थे कि इसका ट्रैक रिकर्वेचर ज़्यादा करके बांग्लादेश में जाके इसका लैंडफॉल हो सकता है, क्योंकि WD को वो पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे और बहुत नीचे भी उसको डिप करा रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है कि मॉडल्स इसको WD को बहुत ऊपर से लेने की कोशिश कर रहे हैं और पहले के कंपैरिजन पे उसको वीक भी कर रहे हैं, जिसके चलते साइक्लोन का ट्रैक को शायद WD ज़्यादा रिकर्वेचर ना करा पाए। तो GFS मॉडल और ECMWF मॉडल के बाद अब ECM-AI मॉडल को देखेंगे तो ECMWF AI मॉडल भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन ही इनके तरह दिखा रहा है। मतलब GFS, ECM का मेन मॉडल और ECM का AI मॉडल तीनों ही बिल्कुल एक ही टाइप का संकेत दे रहे हैं। ECM-AI तो पहले से ही साइक्लोन का फॉर्मेशन का संकेत दे रहा था, पहले ही इसने ही फॉर्मेशन का संकेत दिया था। तो इसको देखेंगे तो ये भी ऐसा दिखा रहा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक नया सिस्टम का अवशेष उत्तरी अंडमान सी पे एंटर करेगा 19 अक्टूबर के आसपास, और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से इंटेंसिफाई करना स्टार्ट करेगा और इंटेंसिफाई करने के साथ ही ये उत्तर पश्चिम दिशा में इनिशियली आगे जाएगा। उसके बाद WD का इंटरेक्ट ये ECM-AI ज़्यादा दिखा रहा है, इसके चलते इसका रिकर्वेचर भी ECM-AI फिलहाल शो कर रहा है आज कंपेयर टू ECM और GFS के मुकाबले। और ये ऐसा दिखा रहा है कि इसका लैंडफॉल मोस्टली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास हो सकता है 25 अक्टूबर के आसपास, एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी पे। तो ये तीन मेन मॉडल तीन टाइप का सिचुएशन दिखा रहे हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नहीं तो वेस्ट बंगाल के बीच में कहीं पर भी इसका लैंडफॉल मोस्टली हो सकता है। इसको लेकर ये तीन मॉडल लगातार संकेत दे रहे हैं। बट जैसे कि बोला कि ट्रैक को लेकर अभी भी असमंजस जारी है ट्रैक, बट अभी के हिसाब से जो लग रहा है उसके हिसाब से हम यही बोल सकते हैं कि ट्रैक मोस्टली इसका आंध्र प्रदेश, नहीं तो उड़ीसा, नहीं तो वेस्ट बंगाल के बीच में इसका लैंडफॉल कहीं पर भी हो सकता है 24 अक्टूबर के आसपास। बांग्लादेश में मेरे हिसाब से अभी लैंडफॉल का संभावना कम हो चुका है। और इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो इंटेंसिटी अभी के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी मेनली हासिल कर सकता है। हालांकि इससे ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा कि नहीं इस पर एनालिसिस जारी है, बट कंडीशंस फेवरेबल है। अगर हम समंदर का ऊपरी सतह का तापमान को देखेंगे तो ये कम से कम 30 डिग्री से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम फेवरेबल कंडीशन को ये बना रहा है सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन के लिए। सो अभी के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि अगले 2 दिनों के बाद इस पर क्लैरिटी पूरी तरीके से आ सकता है, पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो सकता है ट्रैक और इंटेंसिटी के बारे में। तो मेरा एनालिसिस लगातार इसके ऊपर जारी है, बहुत डीप एनालिसिस मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। सो 2 दिनों के बाद इस पर क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। आप मेरे साथ लगातार बने रहें, मैं आपको लगातार इस पर जानकारी हमेशा देता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ऐसे ही लगातार इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।